हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का सीरीज शून्य से शिखर तक। तो आप लोग इस सीरीज में डेली रात को जुड़ना नहीं भूलेंगे। रात को 8 बजे टाइम होगा हमारा, रात को 8 बजे। शून्य से शिखर सीरीज है ये। इसमें हम लोग साहित्य को बिल्कुल स्टार्टिंग से आरंभ करके अंत तक पहुंचेंगे। तो आप लोग जो भी बच्चे हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उन सभी को हमारे वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा ताकि वो बच्चे भी इस क्लास का फायदा उठा सके फ्रेंड्स। और इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता होगी कि इसमें हम लोग संपूर्ण हिंदी को बिल्कुल देसी भाषा में, जिसे कहते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में समझेंगे, आपके घर की भाषा, आपकी मातृभाषा में, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। हमें क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हिंदी शब्द आया कहाँ से। तो फ्रेंड्स, हिंदी शब्द जो था, सिंधु नदी जो थी, उस नदी के किनारे पे रहने वाले लोग जो थे, उस स शब्द का उच्चारण कैसे करते थे? ह के रूप में करते थे। वे स शब्द का उच्चारण ह के रूप में करते थे। तो इस तरह से सिंधु को वो लोग क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। एसएसटी में हमने पढ़ा है, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस क्लास को देख लीजिएगा। सीटेट के एसएसटी में हमने बिल्कुल इसको अच्छे से समझाया हुआ है। और हिंदू से बना हिंदुस्तान, यानी उस स्थान पे रहने वाले के लोगों को क्या कहा गया? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान की जो भाषा बनी वो क्या बनी? हिंदी बनी। हिंदुस्तान की जो भाषा बनी वो बनी हिंदी। और दूसरा शब्द है साहित्य। दूसरा शब्द है क्या? साहित्य। तो साहित्य क्या होता है? साहित्य का अर्थ होता है फ्रेंड्स, साहित्य का अर्थ होता है जिसमें सभी का हित जो है समाहित हो, यानी गद्य और पद की, यानी गद्य और पद की ऐसी रचना जो सभी के हित के लिए लिखी गई हो, उसे ही साहित्य कहते हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में। अब हम हिंदी साहित्य का थोड़ा सा परिचय देखेंगे कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने और उसके साहित्य के विकास की कुछ ना कुछ प्रवृत्ति होगी, यानी किसी न किसी विशेषता के कारण ही तो इतिहास लिखा जाता है। इतिहास लिखा गया होगा, वो कुछ रचनाएं होगी, और रचना जिस समय लिखी होगी उसे उस समय की कुछ न कुछ परिस्थिति होगी, तभी तो वो रचना लिखी गई होगी। और उस परिस्थिति के पीछे उस रचना लिखने की क्या आवश्यकता थी? कुछ ना कुछ आवश्यकता होगी, और जो लिखा गया उस लोग पढ़ेंगे तो वो अपना ज्ञान को कहाँ उपयोग करेंगे, वो किस तरह से जागृत होंगे, ये सब कुछ हम लोग इस क्लास में, आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में समय समय पर कुछ पद्धति का प्रयोग किया गया। जब लिखा जाएगा तो कुछ ना कुछ पद्धति अपनाई जाएगी, प्रयोग किया गया। ये हुआ हमारा हिंदी साहित्य का परिचय। अब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति क्या, किसे कहते हैं? इतिहास लेखन की पद्धति क्या होता है? तो फ्रेंड्स, किसी साहित्य के क्रमबद्ध प्रवृत्तियों, रचनाकारों और रचनाओं का अध्ययन एवं उसे वर्णन करने की जो विधि या तरीका होता है, उसे ही, जो विधि या तरीका अपनाया जाता है, उसे ही इतिहास लेखन का पद्धति कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? इतिहास लेखन का पद्धति कहा जाता है। तो आप इतिहास समझ गए और इतिहास लेखन की पद्धति समझ गए। और आज का जो क्लास है हमारे लिए क्यों महत्व है, क्यों हमारे लिए देखना जरूरी है, इस क्लास को देख करके आप साहित्य के विकास को समझ सकेंगे, उस समय की जुगीन परिस्थितियों को सही से पहचान सकेंगे और प्रमुख प्रवृत्ति और रचनाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे कि उस रचना में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और साहित्य की वैज्ञानिकता जो थी वो क्या थी, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये क्लास जो है नेट सेट, टीजीटी और पीजीटी सबके लिए इम्पोर्टेंट होगी। टीजीटी और पीजीटी ये फ्रेंड्स नहीं लिखा हुआ है, उससे कोई बात नहीं है। अब जब इतिहास लिखा जाने लगा तो उसके लिए पद्धति कौन सी अपनाई गई? सबसे जो पहली पद्धति थी वो क्या थी? कवि वृत्त संग्रह पद्धति। कवि वृत्त संग्रह पद्धति।
तो ये पद्धति क्या थी? तो फ्रेंड्स, इस पद्धति के अनुसार साहित्य के इतिहास की रचना और उनके प्रमुख कवियों को जीवन वृत्त और उनकी प्रमुख रचनाओं तथा उनकी साहित्यिक उपलब्धि के आधार पर के लाइन से रख दिया गया। यानी जो भी उस समय के रचनाकार थे, उनकी जीवन का समय क्या था, यानी जन्म वर्ष, उनकी रचनाएं कैसी है, ये सब कुछ भी नहीं देखा गया, बल्कि उनके सीधा सीधा जैसे जैसे वो आते गए उन्हें हमारे इतिहास में स्थान दे दिया गया। इस पद्धति की विशेषता थी सबसे बड़ी फ्रेंड्स कि इसमें कवियों के जीवन वृत्त और कविताओं को, कृतियों को मुख्य आधार बनाया गया। यह पद्धति जो थी प्रारंभिक काल में अधिक प्रचलित थी और साहित्य के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा होती जाती है। जब कवि को ये नहीं देखना कि उस समय की रचना का किस तरह की हो रही थी, उस समय जो रचनाकार कौन आगे जन्म हुआ, किसका किसका पीछे जन्म हुआ, बस सीधे सीधे सबको रचना लिया, रचनाकार लिया और उनको सामाजिक परिस्थिति वगैरह कुछ भी नहीं देखा, उस समय की संस्कृति का वर्णन है नहीं है, हिंदी की रचनाएं नहीं है, सबको सीधे सीधे क्या किया गया, स्थान दे दिया गया। इसीलिए इस पद्धति को क्या किया गया, गलत मान लिया गया। इस कवि वृत्त संग्रह पद्धति को गलत मान लिया गया, यानी इसका उपयोग आगे नहीं बढ़ा। दूसरा था कालक्रम पद्धति। इस पद्धति में इतिहास लिखा गया। दूसरा था कालक्रम पद्धति। कालक्रम पद्धति में क्या था फ्रेंड्स? तो इस पद्धति में साहित्य को समय के क्रम अनुसार विभिन्न कालों में विभाजित करके प्रत्येक काल की प्रवृत्तियों, उसके प्रमुख कवियों और कृतियों का वर्णन किया जाता है। यानी साहित्य के समय के क्रम अनुसार, यानी 1900 में जिसका जन्म हुआ, उसके बाद 1900 जनवरी में हुआ, फिर इसका 1900 फरवरी में हुआ, फिर 1900 मार्च में हुआ, फिर उसके बाद से 1901 में हुआ, 1905 में हुआ। इस तरह से काल क्रमानुसार सीधे सीधे कवियों को लिया जाने लगा, यानी उनके काल क्रम में विभाजित किया गया और प्रत्येक काल की प्रवृत्ति को प्रमुख कवियों और कृतियों का वर्णन सीधे तौर पे किया जाने लगा। इसीलिए ये प्रवृत्ति जो पद्धति जो थी वो भी गलत ठहरा दी गई। इसकी विशेषता थी फ्रेंड्स की इसमें काल विभाजन का मुख्य आधार था, बस इसमें काल विभाजन का मुख्य आधार किया गया, ये एक चेंज किया गया। दूसरा था साहित्य के विकास क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया। साहित्य का जो विकास था उसे क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया और यह पद्धति सबसे अधिक और प्रचलित स्वीकार हुई। यह पद्धति क्या हुई? सबसे अधिक और प्रचलित स्वीकार की गई, क्योंकि इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे हिंदी साहित्य में इसे स्थान देते हैं। ये कौन सी पद्धति थी? कालक्रमा पद्धति, ऑप्शन 2 नंबर। उसके बाद था फ्रेंड्स 3 नंबर प्रवृत्ति आधारित पद्धति। इसमें प्रवृत्ति आधारित पद्धति थी। इस पद्धति में साहित्य के इतिहास को उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों जैसे भक्ति, रीति, छायावाद आदि के आधार पर लिखा गया। इसे कैसे लिखा गया? इतिहास में उनकी भक्ति क्या थी, उस समय कौन सा समय चल रहा, प्रवृत्ति क्या थी, सभी लोग भक्ति करे तो उस युग का नाम भक्ति युग रख दिया गया। सभी लोग रीतियों में बंद करके छंद अलंकार में बंद करके लिख रहे हैं, यानी एक रीति से कविता लिख रहे हैं तो उसे रीति काल कर दिया गया, छायावाद कर दिया गया, यानी इस तरह से प्रवृत्ति के आधार पर उसका नामकरण किया गया। ये पद्धति थी क्या? प्रवृत्ति आधारित पद्धति। इसमें साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां का मुख्य आधार बनाया गया, प्रवृत्ति के आधार पर युग निर्धारण किया गया और सामाजिक संस्कृति परिस्थितियों पर कम ध्यान दिया गया, इसलिए ये भी उतनी प्रचलित नहीं मानी गई। और सबसे ज्यादा और वर्तमान में चलने वाली पद्धति है सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति। इस पद्धति में साहित्य को उसके युग की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में लिखने का प्रयास किया गया। साहित्य और समाज के अंतर संबंध पर बल दिया गया। साहित्य का समाज से क्या रिश्ता है, उसका से क्या संबंध है, उस पर अधिक बल दिया गया। युगीन परिस्थितियों का सम्यक विश्लेषण किया गया। यह पद्धति वैज्ञानिक और व्यापक मानी जाती है। यह जो पद्धति है यह वैज्ञानिक मानी जाती है, सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति, और क्या है, व्यापक भी मानी जाती है। यानी सबसे बेटर पद्धति जो रही वो सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति रही।
लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जिस पद्धति को अपने इतिहास में स्थान दिया है वो है कालानुक्रम पद्धति, और इसी पद्धति को ज्यादा सर्वमान्य मत दिया जाता है। अब पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं कि कवि वृत्त संग्रह पद्धति क्या थी। इसमें फ्रेंड्स कवियों के जीवन और कृतियों को मुख्य आधार बनाया गया। वहीं कालानुक्रम पद्धति में समय का क्रम के अनुसार स्थान दिया गया कवियों। प्रवृत्ति आधारित पद्धति में साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा गया। वहीं प्रवृत्ति आधारित पद्धति सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति में युगीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसकी विशेषताएं हम लोग ऊपर देख चुके हैं। इसका वन लाइनर आप लोग देख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। वो है फ्रेंड्स, ये प्रमुख इतिहासकार जिसने कौन सी पद्धति अपनाई, तो सबसे ज्यादा प्रचलित में रहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये फ्रेंड्स जो नोट्स है ये तैयार हो रहा है हमारा, इसके लिए ऑल एग्जाम हिंदी साहित्य के लिए। ये नोट्स भी आप चाहें तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हो रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास और उनकी पद्धति जो लिखने वाले थे, रामचंद्र शुक्ल किस पद्धति में लिखते हैं, वो कालानुक्रम पद्धति में लिखते हैं। वहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात किया जाए तो रामविलास शर्मा लिखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति में। डॉक्टर नरेंद्र जिस पद्धति में लिखते हैं उनकी पद्धति थी प्रवृत्ति आधारित पद्धति। और मिश्र बंधु लिखते हैं फ्रेंड्स कवि वृत्त संग्रह पद्धति में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो भी फ्रेंड्स सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति को अपनाते हैं। इसमें वन लाइनर जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि साहित्य इतिहास लेखन का तरीका क्या था, तो इतिहास लेखन की पद्धति कहा जाता है। कवियों के जीवन और कृतियों पर आधारित था, क्या था, कवि वृत्त संग्रह पद्धति। वहीं ऐसे भी क्वेश्चन में समय के क्रम पर आधारित और सबसे प्रचलित पद्धति थी वो कालक्रम पद्धति थी। वहीं साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर आधारित जो पद्धति थी वो क्या थी, प्रवृत्ति आधारित पद्धति थी। और युगीन परिस्थितियों पर जो आधारित पद्धति थी वो क्या थी, सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति। और काल क्रम पद्धति के प्रमुख इतिहासकार कौन थे, तो वो थे रामचंद्र शुक्ल। और इन्हीं के मत को आधार मान करके आगे के जितने भी इतिहासकार हुए उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। आई होप आपको इतिहास लिखने की पद्धति क्या थी वो समझ में आ गया होगा। अब तक फ्रेंड्स किस तरह से इतिहास तो लिखा गया, अब उसको काल को विभाजित भी तो किया जाएगा, नहीं तो इतना बड़ा इतिहास कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। फ्रेंड्स सबसे पहले जो इतिहास लिखने वाले थे वो कौन थे, वो थे गर्सा दत्त तासी। वो एक फ्रेंच विद्वान थे। अब हम देखते हैं काल विभाजन और नामकरण का परिचय।